इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, दिविक भाई हमारे साथ आ गए हैं और इस बार बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में इंडिया ने कई ऐसे काम किए हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। G20 की मीटिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई है और उसके बाद से कई सारी खबरें निकल कर आई हैं और उन्हीं खबरों पर हम आज बात करेंगे। दिविक भाई उसकी डिटेल बातें हमें बताएंगे और इसका इम्पैक्ट किस तरह से इंडिया पर पड़ने वाला है ये भी हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिविक भाई कि आप हमारे शो में आए। शुक्रिया सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भाई G20 की मीटिंग के बाद किस तरह की हलचल आपको दुनिया में देखने को मिल रही है और क्या कुछ नजर आया आपको? सर पहले तो अगर जो मुझे कल नजर आया ना, मुझे कल भारत नजर आया और एक जो चीज एक इंग्लिश में कहावत है ना कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, मुझे वो चीज नजर आई कन्वेंशन में 2 दिनों में। उसके अलावा मुझे जो नहीं नजर आया, वो था ताजमहल, वो था कुतुब मीनार, वो थी हुमायूं की मजार, मुझे कोणार्क नजर आया, मुझे नालंदा नजर आया, मुझे भारतीय सिविलाइजेशन नजर आई, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड एडवांस सिविलाइजेशन। तो ये कुछ चीजें थी मुझे। उसके अलावा इसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी चीजें थी, जैसे प्लास्टिक की बोतलें नहीं थी, शीशे की थी। जो आगे नेम प्लेट्स थी वो लकड़ी की थी। जो पेन बिल्कुल, थी बिल्कुल। वो बैम्बू पेन्स थी, प्लास्टिक पेन्स नहीं थी। पेंसिल्स थी, वुडन पेंसिल्स को यूज किया गया था। तो ये काफी ऐसी चीजें थी जो एक होता है ना, व्हाट यू प्रीच यू शुड प्रैक्टिस इट। तो ये वो वाली बातें जो मुझे नजर आई। फिर जाहिर सी बात है, अगर आप देखें एक चीज और जो मुझे मेन्यू में नजर आई, अगर ये कोई और होती सरकार या कोई और मुल्क भी आप पकड़ लें, इंडोनेशिया में लास्ट ईयर हुआ था या उससे पहले आप देख लें अर्जेंटीना वगैरह में, एक चीज जो नजर आती है ना हर जगह, कॉफी, लाटे, मोका। कल मुझे मेन्यू में नजर आया कश्मीरी कावा, दार्जिलिंग टी, ठीक है, मुझे फिल्टर कॉफी। तो ये भी एक चेंज है। और फिर इस साल के स्टार्टिंग से मोदी जी जो मिशन एक इंटरनेशनल स्टार्ट किया है मिलेट्स का, हाँ। मिलेट बेस्ड डाइट, उसके अंदर क्लाइमेट चेंज भी आ ही जाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो ऑप्टिक्स कहते हैं, जो दिमाग में रह जाती हैं। ये सारा लाइफस्टाइल मिशन है ना, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल आपका कैसा हो, लाइफ मिशन जो मोदी जी ने शुरू किया था इसी साल। तो ये वही चीजें हैं जो हमें नजर आई। और अगर 4 मेजर टेक अवेज की बात करें जिसके लिए ये याद रखा जाएगा इंडिया का G20 समिट, पहला है कि वो G20 नहीं रहा, G21 हो गया। तो पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट यही था। दूसरा था कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट गेटवे जो हुआ, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तीसरा जो हुआ कि शायद G20 की हिस्ट्री में सबसे बड़ा डिक्लेरेशन विदाउट एनी ऑब्जेक्शन फ्रॉम एनी मेंबर वो पास हुआ, ठीक है। और चौथा जो हुआ वो बायोफ्यूल अलायंस का हुआ, जिसके ऊपर हम लास्ट ईयर अक्टूबर से बात कर रहे थे, वो अब जाके हो गया अनाउंस। और इसकी सिग्निफिकेंस फ्यूचर में बहुत ज्यादा है। और इसका भी मुझे लग रहा है कि इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा, जो जलवायु परिवर्तन है उससे संबंध है इसका बहुत ज्यादा। जलवायु से तो है ही है, वो तो कंपलसरी है, वो तो डायरेक्ट कनेक्ट होता है। पर इसके साथ साथ आपको अगर पता हो तो करेबियन आइलैंड्स, साउथ अमेरिका की जो ऊपर की कंट्रीज हैं छोटी छोटी, और प्लस आप जब अमेरिका में चले जाते हैं, ये हवाई और नीचे जो कोस्टल एरियाज हैं, मायामी वगैरह, इधर एक शुगर माफिया भी है दुनिया का, शुगर लॉबी। उनको कैसे टैकल करना है, इथेनॉल ऑयल की ब्लेंडिंग हो गई, ऑयल को किस तरह टैकल करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मल्टी लेवल इसके अंदर डायमेंशन है, इसके अंदर एक डायमेंशन नहीं है। और जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से 2 साल पहले इंडिया और ब्राजील की एक कोई पार्टनरशिप भी साइन हुई थी शुगर के ऊपर, इथेनॉल से रिलेटेड। बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस डिक्लेरेशन के बाद दुनिया में शुगर की प्राइसेस भी इंडिया ही कंट्रोल करता है। बड़ी बात है। चलिए, ये तो आपने देखा, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये एक्चुअली इंसेप्शन की तरह हैं कि वो आपके दिमाग में जाके बैठ जाती हैं। बहुत छोटी चीजें बस दिमाग में जाके बैठ जाती हैं, जो पोस्चरिंग होती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इंडिया की नजर से अगर हम इस G20 को देखते हैं, इंडिया के फ्यूचरिस्टिक
प्लान्स की नजर से हम देखते हैं, तो इंडिया के लिए क्या टेक अवे रहा इस G20 मीटिंग से? इंडिया के लिए क्या टेक अवे रहा? अ वन स्टेप मोर क्लोजर टुवर्ड्स विश्व गुरु, ठीक है। दुनिया ने एक्सेप्ट किया एज भारत, नॉट एज इंडिया। वो एक्सेप्टेंस भी हमें इस समिट में मिली है। थर्डली अगर हम देखें तो इकोनॉमिक, ट्रेड, डिप्लोमेटिक विन अगेंस्ट टर्की, चाइना, इकोनॉमिक जो इंक्रीज हो रहा है, जाहिर सी बात है वी आर द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है। और बहुत कम टाइम लगेगा, 5 या 6 साल लगेंगे, वो चाइना को ओवरटेक करेगा जिस स्पीड से चाइना का डाउनफॉल चल रहा है। तो जो रिपल इफेक्ट आएगा तो उससे हिसाब से ज्यादा टाइम नहीं लगना, कुछ सालों की बात है। उसके अलावा अगर आप नंबर्स को देखें, उसके बाद आप मेरीन टाइम सिक्योरिटी को देखें, उसके अलावा अगर आप देखें कि जो टाइटल दिया था विश्व वो वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन कुटुंबकम। फैमिली वन फ्यूचर, उसको किस तरीके से उधर इम्प्लीमेंट किया गया। और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप, एक होता है ना कि यार आप लीडर बन गए, ठीक है, दुनिया ने भी आपको एक्सेप्ट कर लिया, 125 मुल्कों ने। उस कुर्सी पे बैठने के बाद आपको उस कुर्सी को जस्टिफाई भी करना होता है, सिर्फ बैठना नहीं होता। तो वो बार बार इस साल में बहुत सी ऐसी चीजें हुई जिसमें बार बार उसको जस्टिफाई किया गया। और G20 की समिट में तो ऐसी बहुत सी जगहों पे, चाहे वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे अफ्रीका यूनियन की इंटीग्रेशन हो, चाहे वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो, WTO, ILO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सबके, WHO, इन सबके अंदर रिफॉर्म्स हो, मल्टीलेटरल फोरम्स के अंदर, चाहे UN की बात हो के इक्वल रिप्रेजेंटेशन वगैरह, तो इसके अंदर बहुत सी चीजों पे बात हुई और ये सारी ग्लोबल साउथ की फेवर में है। इनके अंदर रिफॉर्म्स तो ग्लोबल साउथ की फेवर है, इनके अंदर रिफॉर्म्स करना ग्लोबल नॉर्थ की फेवर में नहीं है। तो ये इंडिया ने सिर्फ बोला नहीं, मनवाया, डिक्लेरेशन में लिखवाया उन ग्लोबल नॉर्थ की कंट्री से, और अब वो इम्प्लीमेंट भी होगा। अब इसका जो अगला स्टेप है दिलीप भाई, मैं वो जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि लाइक इतनी चीजें हो गई, हमने सब किया, ग्राउंड पर इसका असर कैसे होने वाला है, इकोनॉमिक तरीके पर, हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे जो कहूं कि एक तरह से हिंदुस्तान के लोगों को, अगर आसान भाषा में कहूं तो किस तरह का फायदा होगा? हिंदुस्तान के लोगों को इस तरह फायदा होगा सर, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी ओवर द टाइम, ठीक है, इंडिया की। जाहिर सी बात है, आखिरी चीज वही होती है। अब मैं नीचे से ऊपर तक जाता हूँ, पहले पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है, मैं ये अफेंडिंग में जा रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो टैक्सेशन बढ़ेगी, GDP में इंक्रीज होगा, ठीक है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। उसके ऊपर जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो डिप्लोमेटिकली आप और मजीद स्ट्रांग होंगे, वन स्टेप मोर क्लोजर ईच एंड एवरी टाइम टुवर्ड्स बिकमिंग अ विश्व गुरु। उसके अगर आप अलावा जाएं, ठीक है, इंडिया के स्टेट्स को अगर मैं देखूं ना, कुछ इंडिया के ऐसे स्टेट्स हैं जो कि $1 ट्रिलियन मार्क को शायद, जिनका प्लान है ना, जैसे महाराष्ट्र का है, यूपी का है, तमिलनाडु यूपी का का है, है। 2030 तक का, शायद उससे पहले ना हो जाए, 2028-29 तक ना हो जाए, इन 3-4 स्टेट्स का, शायद कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो ऐसी बहुत सी चीजें हुई। अच्छा, उससे ऊपर चले जाएं तो दुनिया ने कल जो एक होता है ना, इंटरनेशनल रिलेशन में तफसीरें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बॉडी लैंग्वेज, तफसीरें देख के ये पता चलता है कि वर्ल्ड वांट्स मोदी इन 2024, वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड मोदी फॉर 2024। बहुत बड़ा और बयान दे रहे हैं आप। जी फिर मैं बहुत बड़ा बयान दे रहा हूँ, किसी को तफसीरें देखनी वापस एक बार जाके देखें, हर एक लीडर की देखें, पूरी समिट की देखें, 3 दिन की। तो ये मैं, दुनिया एक्सेप्ट करती है, दुनिया चाहती है कि मोदी दोबारा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई है इसके अंदर। और अगर मैं, अभी हम लोग जिस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मंडे का दिन है, अभी 1 बज रहा है पाकिस्तान में, 1:30 बज रहा होगा आपके इंडिया में, ठीक है। मैं, हमारी रिकॉर्डिंग के बाद आप स्टॉक मार्केट खोलिएगा इंडिया की, KPTL, SIPS, PGIPL, इनलैंड, BPCL, BEL, BHEL, टाटा, KEC, त्रिमूर्ति, टेक्समो, L&T, PML, एनरिच, टाटा कम्युनिकेशंस हो गए आपके। उसके अलावा एल्स्ट्रॉम हो गया आपका, एफकॉन्स हो गया, जेटवर्क हो गया, गोदरेज, ब्लू स्टार हो गया आपका, सेल है आपकी कंपनी जो
उसके अलावा देखिए उसके अंदर और भी बहुत सारी कंपनियां अभी जिनके रिफेक्स है, लिंडे है, जिंदल है, टाटा स्टील है, बिरला है, कोल इंडिया है, ओएनजीसी है, अदानी एंटरप्राइजेस है। मैक्सिमम 15%, मिनिमम 2%, ये सारे स्टॉक्स बढ़े हैं। मैं सुबह से फॉलो कर रहा हूँ देविक भाई। मैं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। मेरे पास कुछ टीसीएस है, बाकी चीज और भी कई सारी चीजें हैं, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे कल में और आज में करीब करीब 10% का ग्रोथ हो गया है। 10% का, आप सोचिए 10% का ग्रोथ हुआ है कल से और आज बिल्कुल में। ऐसा ही है। तो अभी तो बहुत सी चीजें, अभी तो मैंने पूरी कंपनियों के नाम ही लिए हैं। इंडिया में तो कंपनियां भी तो माशाल्लाह इतनी है कि बस गिनते ही रहे बैठ के। तो अब ये देखें सारी अलग अलग हैं, ट्रेन हैं, कंस्ट्रक्शन है, स्टील है, डेटा है, सबका बड़ा है। तो इसका मतलब है कि ये कलेक्टिव सक्सेस, या जिसको कहते हैं ना एक होल सक्सेस जिसे कहते हैं, कंप्लीट, ये वो हुई है, पार्शियल सक्सेस नहीं हुई है। हाँ कुछ लोग हैं कीड़े निकालने वाले, वो बोलते हैं यार रशिया और चाइना नहीं आए तो ये एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। मैं पहले तो रशिया पे बात करना चाहूंगा कि देखिए पहले तो उसके ऊपर आईसीसी का वारंट निकला हुआ है, पहला मसला। दूसरा मसला मुझे उसके लगता है देविक भाई, ये कहना कि रशिया और चाइना नहीं आए, ये कहने से ज्यादा बेहतर है कि रशियन प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं आए। रशिया और चाइना तो आए। सर जो लोग ये बात बोल रहे हैं वो तो उनको तो आईसीसी के वारंट का भी नहीं पता। तो मैं सीधी भाषा में समझा रहा हूँ उनको, ठीक है, उनको तो वारंट का भी नहीं पता। तो वारंट निकला हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स पुतिन के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और तीसरी चीज, जंग चल रही है। पुतिन अगर आता तो कैसे आता, मैं लोगों को बोलूंगा सिर्फ एक सर्च करना है यूट्यूब पे, G20 ऑस्ट्रेलिया 2014 पुतिन, बस इतना लिखो यूट्यूब पे और सर्च करना। सर 15-16 फाइटर एयरक्राफ्ट लेके ऑस्ट्रेलिया की एयर स्पेस में घुस गया, और ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पे 4 रशियन वॉरशिप्स और एक सबमरीन थी। पुतिन ऐसे गया था G20 अटेंड करना, क्योंकि जो 2014 में भी क्रीमिया अनेक्स किया था, तो तब भी रशिया का मसला चल रहा था सबके साथ। तो पूरी अपनी अगर फौज ऐसा लेकर गए थे वो। पूरी फौज लेके गए थे, और उसके अलावा न्यूक्स के साथ, न्यूक्स के न्यूक्स साथ सबके जहां साथ। पर सारे वर्ल्ड लीडर्स अब वहां पर मौजूद थे। तो ये अपने आप में एक पूरा है ना अलग ही सिनेरियो बन जाता है। तो उससे अच्छा हुआ कि नहीं है। और देखे नहीं है तो फिर भी डिक्लेरेशन में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ना रशिया की तरफ से ना चाइना की तरफ से। ना चाइना की तरफ से, बिल्कुल। और लेवरोव की हंसते हुए तस्वीर है, वो और पीएम मोदी मिल रहे हैं और बिल्कुल ऐसे ठहाके लगा के हंसना जिसे कहते हैं, वो भी तस्वीर आई है भाई। मैंने डिक्लेरेशन बहुत गौर से पढ़ा है। यूक्रेन का जिक्र 4 दफा है, रशिया का मेरे ख्याल से सिर्फ 1 या 2 दफा है। और रशिया का डिक्लेरेशन जो नाम भी लिया ना, अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़े तो उसके अंदर रशिया मीडिएशन करे, रशिया पीस लेके आए, रशिया टेबल पे बैठे, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि रशिया और इज द ये भी नहीं लिखा एग्रेसर। कि वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, उसमें लिखा है वॉर इन यूक्रेन ये वॉर भी इन बहुत बड़ी यूक्रेन, बात है। ये भी लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक पूरी विन है पूरी। नहीं तो आप देखें G20 से पहले लो ट्रूडो, हमारे भाई साहब जिनका जहाज खराब हो गया, वो मेरे ख्याल से अभी भी इंडिया में ही है। तो और वो उनको तो कह डोज रहे थे दिया मैं, गया है। हाँ मैं तो बात ही करूंगा तो मैं करूंगा यूक्रेन और रशिया पे, नहीं तो G20 की मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। हो गई बात। कैनेडिया की मीडिया बोल रही है कि ट्रूडो कहां पर है, G20 में नजर क्यों नहीं आ रहा। नजर नहीं आया। और जाते जाते इंडिया ने खालिस्तान वाला दे ही दिया उनको डोज, कि बेटा पहले इस पे डोज काम करो। दिया, लेकिन जो बेइज्जत किया एनईए की वेबसाइट पर लगा हुआ है। जो देखिए नॉर्मल पब्लिक होती है वो न्यूज देखती है, न्यूज जो देखती है। इंटेलेक्चुअल या गवर्नमेंट्स होती हैं वो एमईए की वेबसाइट देखती है। एमईए की बिल्कुल वेबसाइट पे बिल्कुल। ओपनली लिखा हुआ है, 2 लाइनें लिखी हैं पूरी, और 6 लाइनों का तो स्टेटमेंट था। 6 में से 2 लाइनों में तो ये लिखा हुआ है सेक्टेरियनिज्म और मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स और वोट बैंक, ये सब लिखा हुआ है। तो वो उसकी तो लगा दी है। तो वो है ना, चेंज हो गया सिनेरियो दुनिया का। और आपने एक और चीज नोटिस की सर, G20 के जितने भी लीडर आए थे प्लस इनवाइटीज जो 7 और मजीद मुल्क थे, ऑलमोस्ट 55 और 45 का रेशियो था। 45% जो लीडर्स थे वो राइट विंग या नेशनलिस्ट पार्टी से थे। तो दुनिया में नेशनलिस्ट पार्टीज और राइट विंग का एक वो क्या कहते हैं अपराइजिंग हो रही है, क्योंकि दुनिया को समझ में आ गया है कि राइट विंग इज नॉट एक्चुअली अ राइट विंग। राइट विंग इन राइट विंग, टुडेज वर्ल्ड इज नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट। बाकी लेफ्टिस्ट का तो आप कैलिफोर्निया का हाल देख लें। कैलिफोर्निया की तो मेरे पास दिन में हर 1 घंटे बाद वीडियो आती है, कैलिफोर्निया पता नहीं क्या बना हुआ है। अभी शायद कोई वहां पे एक बिल भी पास हुआ है, आई थिंक उस पर बड़ी चर्चा चल रही है।
पास हुआ नहीं, प्रेजेंट छोड़िए। हुआ है, पास होने के लिए वो प्रेजेंट कास्ट अच्छा पास हुआ, कास्ट अच्छा सिस्टम ओके के। ओके। और फोरोस का बाल नहीं किया है वो तंजी सुंदरमरियम जो है हमारी, सुनीता विश्वनाथ है, हाँ ये सारा कबाल चलिए, चल रहा है। उस पे किसी और दिन हम बात करेंगे, गहन चर्चा उस पे भी होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को बहुत पता ज्यादा चलना चाहिए। जरूरी है। हाँ, लोगों को पता चलना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।